हेलो स्टूडेंट, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। बाबू, आज हम आपको बताने वाले हैं भ्रूण कोश की संरचना, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बना नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अगर बना भी पाते हैं तो उसको समझ नहीं पाते हैं, यदि समझ भी ले तो बना नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ही अच्छी तरह से आज समझाने वाला हूं कि भ्रूण कोश की संरचना कैसे बनाई जाती है और कैसे समझा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है भ्रूण कोश का। बिल्कुल आसान है, केवल मैं जिस तरह से बना रहा हूं एक बार आप केयरफुल से देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरह की आपको कुछ अंडाकार संरचनाएं बना लेनी है। इसके बाद क्या करना है, ऊपर की तरफ इस तरह से कुछ रचना बना लेना है और इसमें भी सर्किल छोटा छोटा बना करके और इसमें बिंदु बना देना है, यानी कि इसे केंद्रक दर्शाया जाता है। ठीक है, इसका नाम दिया जाता है प्रतिमुखी कोशिका। इसका नाम क्या दिया जाता है? प्रतिमुखी कोशिका। इन तीनों का नाम क्या है बाबू? प्रतिमुखी कोशिका। ठीक है, प्रतिमुखी कोशिकाएं। देखिए ये तैयार हो गया, ऊपर से 3 कोशिकाएं तैयार हो गई। इसके बारे में मैं समझाऊंगा, पहले फिगर देख लीजिए। ठीक है, अब जो है नीचे की तरफ आइए। नीचे की तरफ यहां से इस प्रकार बना लीजिए और फिर ऐसे बना लीजिए, और इसके दोनों के सेंटर में यानी कि बीच में ऊपर की तरफ इस तरह की संरचना बना लीजिए। फिर तीनों में जो है छोटे छोटे सर्किल बनाइए और उसमें बिंदु का चिन्ह लगा दीजिए। इस तरह से सर्किल बनाइए और बिंदु का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, अब इसमें जो है इन तीनों को कहा जाता है अंड उपकरण या अंड समुच्चय कहा जाता है। देखिए इसमें सबसे पहले इसको बनाइए, इसका नाम लिखिए, ये है अंडा। ठीक है, इन दोनों को कहते हैं सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं मैंने पहले भी बता चुका हूं कि इसको अंड उपकरण या अंड समुच्चय कहते हैं। कब कहते हैं? इन तीनों को मिला करके। ठीक है, जिसमें एक अंड कोशिका है और 2 सहायक कोशिका है, इसे कहा जाता है अंड उपकरण, या फिर कहते हैं इसको अंड समुच्चय। अंड समुच्चय कहा जाता है इसको। ठीक है, अब बीच में जो खाली स्थान बचा हुआ है इसको हम कहते हैं केंद्रीय कोशिका। क्या कहा जाता है बाबू? केंद्रीय कोशिका कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना लिया जाए। कुछ इस प्रकार हो जाता है ये। इसका नाम क्या दिया जाता है बाबू? ये बीच वाले जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका। ठीक है, अब यहां पे जो 2 खाली स्थान छोटे छोटे बनाए गए हैं, इसमें 2 कोशिकाएं डालने होते हैं। इसमें भी सर्किल बना लीजिए और बीच में जो है इसमें भी बिंदु का चिन्ह लगा दीजिए। इन 2 कोशिकाओं को हम कहते हैं, चूंकि ये केंद्रक है, ये दोनों के दोनों केंद्रक हैं, ये इनके चारों तरफ भित्ति निर्माण होने के कारण इसे कोशिका कहा जाता है। ठीक है, तो इसका नाम होता है ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका। अगर दोनों को न्यूक्लियस के रूप में दर्शाएंगे और इंग्लिश के रूप में दर्शाएंगे तो इसको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इसको हम ध्रुवीय कोशिका कहेंगे। ध्रुवीय कोशिकाएं। ठीक है, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस और ये भी न्यूक्लियस। यानी कि देखिए केंद्रक की कितनी संख्या हो रही है, यानी कि न्यूक्लियस की कितनी संख्या हो रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अर्थात हम कह सकते हैं कि भ्रूण कोश जो है 8 केंद्रकीय वाली संरचना होती है। अगर बात करें कि इसमें कोशिकाएं कितनी पाई जाती हैं, तो देखिए इस केंद्र के चारों तरफ भित्ति का निर्माण हुआ है, इस केंद्र के चारों तरफ भी भित्ति का निर्माण हुआ है, इस केंद्र के चारों तरफ भी भित्ति का निर्माण हुआ है। ठीक इसी प्रकार नीचे की तरफ आइए तो इसमें भी भित्ति का निर्माण हुआ है और इस केंद्र के चारों तरफ भी भित्ति का निर्माण हुआ है, इस केंद्र के चारों तरफ भी भित्ति का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर देखिए
ये दो केंद्रक के चारों तरफ भी भित्ति का निर्माण हुआ है। चूंकि इसको ऐसे नहीं दर्शाया जाएगा, इसको दर्शाया जाएगा कुछ इस प्रकार, देखिए इस प्रकार। इसको केवल एक ही कोशिका बनाना है, केवल एक ही कोशिका बनाना है, वो भी जो है दो केंद्रकीय वाले, ठीक है ना। यानी कि इसके हम कह सकते हैं इसको हम 2n। अगर केवल सिंगल n रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अगुणित कहते हैं, ठीक है ना। तो ये संपूर्ण जो संरचना होती है वह गुणित होती ही है, लेकिन ध्रुवीय कोशिका जो होती है 2n की संख्या में होती है, क्योंकि इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, ये डिप्लॉयड होता है, ठीक है ना। और पूरी कोशिका की बात कर ले तो ये हैप्लॉयड कहा जाता है इसको, ठीक है ना। ये जिस कोशिका से बनता है उसे हैप्लॉयड कोशिका कहते हैं, उसे n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, बढ़िया से समझ लीजिएगा। अब देखिए कुछ बीच में कुछ इस तरह की कुछ संरचनाएं आपको दिखाई दे सकती हैं, कुछ संरचना इस प्रकार से भी आपको दिखाई दे सकता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो ऐसी संरचना हो तो आप समझ जाइएगा कि ये जो सेल्स है, ठीक है ना, इसके अंदर संकुचन होता है। संकुचन का मतलब कि पदार्थ क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के कारण जगह जगह खाली स्थानें बच जाती हैं, जिसको हम रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम रिक्तिका भी कह देते हैं, रिक्तिका कहेंगे या फिर इसे कहेंगे खाली स्थान, ठीक है ना, खाली स्थान कहते हैं, ठीक है। चलिए ये इसका स्ट्रक्चर तो बन गया, यानी कि भ्रूण कोश का संरचना तो बन गया। अब जान लेते हैं इसके थोड़े से बारे में, इसके अबाउट के बारे में जान लेते हैं कि हाँ ये क्या क्या कार्य करता है और इन कोशिका को क्या कहते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए कि चारों तरफ से एक झिल्ली का निर्माण हुआ है। चूंकि भित्ति नहीं है, ये झिल्ली होता है, ठीक है ना। ये पतली झिल्ली होती है, एकल या दोहरी कलाओं द्वारा घिरी हुई पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए नीचे की तरफ देखिए तो यहाँ पे 3 कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, जिसमें एक अंड कोशिका है, एक अंड कोशिका है और 2 जो है सहायक कोशिका है। इन तीनों को मिला करके इस संरचना को हम क्या कह देते हैं, अंड उपकरण या अंड समुच्चय कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जानने वाली बात है कि इन दोनों कोशिकाओं के नीचे जो है, इन दोनों कोशिकाओं के नीचे यानी कि पास में कुछ तंतु उपकरण पाए जाते हैं। देख लीजिए, इसी उपकरण से जो है ये तंतु उपकरण पाए जाते हैं। इसी उपकरण को तोड़ करके पराग नलिका अंदर की तरफ प्रवेश करता है, ठीक है ना। तो हम इस तरह से इसको बना लेते हैं कुछ इस प्रकार, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है तंतुमय उपकरण, तंतुमय उपकरण, ठीक है। देखिए अंडा का काम होता है निषेचन क्रिया में भाग लेना, ठीक है ना। ये नर केंद्रक से मिलकर के निषेचन की क्रिया कराता है, ठीक है। ये जो दोनों कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं इसके पालन पोषण में भाग लेती हैं। किसके पालन पोषण में भाग लेती हैं, भ्रूण के पालन पोषण में भाग लेती हैं। जब निषेचन हो जाता है तो भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण में जो है सहायक कोशिकाएं भाग लेती हैं, ठीक है। और तंतुमय जो उपकरण होता है ये पराग नलिका को अंदर प्रवेश करने में सहायता करती हैं। चूंकि धीरे धीरे ये भी समाप्त हो जाते हैं, इसको भी भोजन के रूप में ले लिया जाता है। आगे आइए देखा जाए, ये जो हिस्सा है, बीच वाला जो हिस्सा है, इसको कहा जाता है केंद्रीय कोशिका। क्या कहा जाता है, केंद्रीय कोशिका कहा जाता है। क्योंकि ये एक प्रकार का पोषण के रूप में होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर पोषण नहीं होता है, लेकिन ये पोषण के रूप में ही होता है, क्योंकि इसमें पाया जाने जो भ्रूण होगा या भ्रूणपोष होगा, ठीक है ना, इसको खा करके पूरी तरह से खत्म कर देगा, ठीक है। तो हम इस तरह से कह देते हैं कि पोषण के रूप में एक खाली स्थान होता है, ठीक है ना, जिसे हम केंद्रीय कोशिका कहते हैं। इस कोशिका के अंदर जो है कुछ खाली स्थान पाई जाती हैं, ठीक है ना, जिसको खाली स्थान पाई जाते हैं, जिसको हम केंद्रिका कहते हैं। इसका कोई विशेष कार्य नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए इस सेंटर में, देखिए थोड़ा सा सेंटर से हट के है, ठीक है ना, कभी सेंटर में पाया जा सकता है, इधर कहीं भी पाया जा सकता है, इसको यहाँ पे दर्शा दिया गया है। इसे ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। जब इसका निर्माण हो रहा होता है उस समय समसूत्री विभाजन के बाद जो है कोशिकाएं जब बनती हैं, 4 इधर की तरफ 4 इधर की तरफ जो कोशिकाएं बनती हैं, उस समय जो है केंद्रक जब बनता है उस समय एक केंद्रक आगे की तरफ ध्रुवीय की तरफ बढ़ता है और इधर से भी एक ध्रुवीय की तरफ बढ़ता है। 2 ध्रुवीय में केंद्रक आ जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि इन केंद्रक के दोनों तरफ, इन केंद्रक के चारों तरफ जो है क्या पाया जाता है, भित्ति का निर्माण हो जाता है, इसलिए इसे हम कोशिका कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है कि निषेचन हो जाता है, उसके बाद जब एक नर केंद्रक बचा रहता है पराग नलिका में, वो आ करके किससे मिलता है, ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है, जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। तो एक नर केंद्रक में क्या पाया जाता है, n होता है, और इसमें क्या होता है, 2n होता है। तो प्लस 2n बराबर ये क्या करता है, 3n की संख्या में हो जाता है, यानी कि 2 बार निषेचन हो जाता है, जिससे हम दोहरा निषेचन या त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2n है और इसमें n है, तो 3n मिल रहा है, इसलिए हम त्रिसंलयन कह देते हैं। और दोहरा निषेचन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार निषेचन हो जाता है अंडा के साथ, और जब दोबारा नर केंद्रक जो बचा हुआ नर केंद्रक होता है दूसरा, वो आकर के किससे मिल जाता है, ध्रुवीय कोशिका से मिल जाता है, इसलिए इसे हम द्विनिषेचन कहते हैं, ठीक है। इसका काम होता है कि यह निषेचन के बाद जो है क्या करता है कि भ्रूणपोष का निर्माण करता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। और वो भ्रूणपोष क्या करता है कि बीजों में भोजन इकट्ठा करके रखता है, और जब भ्रूण परिवर्धन होता है उस समय उसको भोजन दे करके भ्रूणीय परिवर्धन कराने में सहायता करता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर की तरफ देखिए 3 जो है प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, ये 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है।
इनका काम होता है कि जैसे ही भ्रूणपोष या निषेचन हो जाता है, ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। किस रूप में विलुप्त हो जाती हैं, ये अपने शरीर को दाह कर देती हैं, यानी कि धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, भोजन दे देती हैं। इसको भोजन देने के बाद अपने शरीर को खत्म कर लेती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिमुखी कोशिकाएं भी लैंगिक जनन प्रक्रिया में भाग लेती हैं, अर्थात भ्रूण को या भ्रूणपोष को भोजन देती हैं और खत्म हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।